वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल अपने खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। अगर उनका नुक्ता नज़र देखें तो लगता है कि वो टर्म मुकम्मल यानी कि 12 अगस्त को हो जाएगी, तो 14 को वो समझते हैं कि हुकूमत जाएगी। यानी कि उनकी कोशिश है कि इंतखाबात 60 दिनों में हों। अब हुकूमत के दो अहम सतून जो हैं, यहाँ मुझे उनकी सोच में एक तफरीक दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी 90 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है और मुस्लिम लीग नून 60 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है। और मौलाना फजल रहमान जो कि PTM के सरबराह हैं, वो आज भी कह रही हैं कि दुबई के मामलात पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। ANP के सदर एमल वली साहब ने एक्यूज़ किया है JUI के गवर्नर को कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जमात के लिए माहौल साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ANP के मफादात के बरक्स वो काम कर रहे हैं। तो ये एक आपको जो हुकूमती इस वक्त जो टोला है, उनकी सोच और उनकी जो सियासी दरारें हैं, वो आप जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं वो वाज़े होती दिखाई दे रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत ने अयाज सादिक साहब की सरबराही में एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है और वो पार्लिमानी कमेटी इंतखाबी इस्लाहात पर गौर व फिक्र कर रही है। ग़ालिबन 2 नशिस्तें भी हो गई उनकी। जो अखबारात में मैंने पढ़ा है और मीडिया से मुझे आगाही हासिल हुई है, उस कमेटी के सामने 73 के लगभग तरामीम रखी गई हैं और उस पर तबादला ख्याल हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, एक मेजर स्टेक होल्डर है, और इन ये जो कमेटी के सामने जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो तबादला ख्याल हो रहा है, वहाँ तहरीक इंसाफ को दावत नहीं दी गई। सवाल है क्यों? क्या वो स्टेक होल्डर नहीं है? क्या उनकी ओपिनियन दरकार नहीं है? क्या कंसेंसस, एक पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करने के लिए, बेहतरी के लिए ये मुनासिब ना होता कि उनको भी दावत दी जाती? चुनाचे मैं अयाज सादिक साहब को, जो कमेटी के सरबराह हैं, हमारे स्पीकर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा, एंड बज़ाहिर एक फेयर इंसान दिखाई देते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगली नशिस्त में आप तहरीक इंसाफ को नुमाइंदगी दीजिए। अगर हम नेशनल असम्बली में नहीं हैं तो सेनेट में तो मौजूद हैं। मैं प्रपोज़ कर रहा हूँ उनकी कंसिडरेशन के लिए कि सैयद अली ज़फ़र सेनेटर हैं, पार्टी के और लॉ नोइंग हैं, वो और हमारे कुछ सेनेटर्स को शामिल करके हमारा नुक्ता नज़र भी शामिल कर लें, क्योंकि अगर इंतखाबात होने हैं तो उन इंतखाबात की ओनरशिप बहुत ज़रूरी है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड का तासुर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो इंतखाबात पर बिला वजह सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। और मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस कमेटी को फराख दिली से तहरीक इंसाफ को दावत देनी चाहिए और उनका नुक्ता नज़र भी सुनना चाहिए। मेरी अगली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि MD IMF ने अपना एक जायज़ा रिपोर्ट आज शाया की है, मेरी नज़र से गुज़री है। उस जायज़ा रिपोर्ट में उन्होंने स्टैंड बाय एग्रीमेंट के साथ बहुत सी कंडीशनैलिटीज़ का जिक्र किया है कि अगर स्टैंड बाय एग्रीमेंट ने पाया तकमील को पहुंचना है तो आपको ये इस्लाहात करनी होंगी, यानी कि आपको ये इक़दामात उठाने होंगे।
اور اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آپ کے سامنے وہ دستیاب ہے اور آپ ان کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن میں کہنے کی جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں انرجی ریفارمز کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ سرکولر ڈیٹ جو ہے ہمارا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے اور لمحہ فکریہ ہے. اس پہ وہ کہہ رہے ہیں، ان ادر ورڈز وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو سرکولر ڈیٹ کو ایک معقول حد تک رکھنے کے لیے آپ کو مزید ٹیرف بڑھانا پڑے گا. 1 روپیہ 24 پیسے پہلے بڑھ چکا، اور لگتا ہے کہ آج کے اشارے سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت کو بجلی کے نرخ مزید بڑھانے پڑیں گے. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ، طویل لوڈ شیڈنگ جاری ہے. اس وقت ایک خیال ہے کہ 7 سے 8 ہزار تک شارٹ فال ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے شہروں میں، اور دیہات میں تو بجلی جاتی نہیں، کبھی کبھی آتی ہے. 12 14 گھنٹوں کی اس گرمی کے عالم میں، اس حبس کے عالم میں لوگ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر مزید جو ہے ٹیرف بڑھانے کی انہیں نوید سنا دی گئی ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اس حکومت نے بہت تاخیر کی، اور یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ اگر ان میں یکسوئی ہوتی تو آج سے 8-9 ماہ پہلے یہی رزلٹ آ جاتا جو آج آیا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب اور ڈار صاحب کی سوچ کی خلیج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ڈار صاحب کو ریٹریٹ کرنا پڑا، اور جو مفتاح اسماعیل کہہ رہے تھے آج لگتا ہے ان کی بات میں زیادہ وزن دکھائی دے رہا ہے. وہ بھی نون کے تھے، یہ بھی نون کے ہیں، وہ بھی وزیر خزانہ تھے، یہ بھی وزیر خزانہ ہیں. میری نظر میں ڈار صاحب نے تاخیر کر کے معیشت کو مزید دشواریوں سے دوچار کیا ہے. ہمارا روپیہ مزید گرا ہے، ڈپریشیٹ ہوا ہے، اور اب تو اوبویسلی ایکسچینج ریٹ جو مارکیٹ بیسڈ ہوگا اس کا امپیکٹ جو ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور آ رہا ہے، آ چکا ہے. اور بہت سی جو گومگو کی صورت تھی، جو انڈسٹریل انسرٹنٹی اور انویسٹمنٹس کے لیے جو آج حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ماحول بہتر کیا جائے، اور درست کوشش ہے،